डॉक्टर शर्मा, ये बताएं कि जब भी कोई बीमारी आती है किसी भी तरह की या कोई ऐसा रोग जो असाध्य भी हो, तो उस वक्त एक जिक्र चलता है कि इसका इलाज आयुर्वेद में जरूर है। और ऐसा ही जब कोविड-19 वायरस का हमारे चारों तरफ उसका एक तरह से भय पैदा हुआ, तो ये कई लोगों ने कहा कि आयुर्वेद के पास इसका इलाज है, और कुछ लोग किसी विशेष किस्म का काढ़ा या कुछ विशेष किस्म की जड़ी बूटी भी सुझाने लग गए। बताएं कि कोविड-19 के मामले में आयुर्वेद और आयुर्वेद में मौजूद काढ़े या दूसरी औषधियां कितनी कारगर हैं? सर, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। और फिट इंडिया और कोरोना से संबंधित जो आपने बात की कि लोगों ने आयुर्वेद से इसको जो है प्रिवेंशन के रूप में काम में लिया, तो सर मैं आपको आयुर्वेद के ही सिद्धांतों की बात करना चाहूंगा। आयुर्वेद में जो आयुर्वेद का उद्देश्य है, वो उद्देश्य 2 सिद्धांतों को लेकर के बना है। एक तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम सबसे पहले, और जहां कोविड की आपने बात की ना, तो मैं इस विषय पर दोबारा आऊंगा। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, और सेकंड है आतुरस्य विकार प्रशमनम च, कि भाई सबसे पहला हमारा उद्देश्य है कि आदमी स्वस्थ रहे, और अगर फिर भी वो बीमार हो जाए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से आदमी बीमार हो जाता है, तब फिर आप उसकी चिकित्सा करें। आप ये देखेंगे, एक आयुर्वेद का होने के नाते मैं आपको ये कह सकता हूं कि 70% मैटर आयुर्वेद के अंदर स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम को लेकर के लिखा गया कि आप स्वस्थ कैसे रहें। जैसे फिट इंडिया की आप बात कर रहे हैं, तो इस पे आयुर्वेद में इतना लिखा गया और इतना कहा गया कि मैं सुबह से बोलूं तो शाम तक भी बोलता रहूं, इतना लिखा गया। और जैसे कोविड की आपने बात की, तो कोविड में भी लोगों ने इसी रूप में आयुर्वेद को अपनाया। चिकित्सा का दावा नहीं किया आयुर्वेद ने कभी भी कि भाई जिसको कोविड हो जाए आप आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लो ठीक हो जाएगा, नहीं। आप प्रिवेंशन के रूप में आयुर्वेद के काढ़े और जो भी इम्यूनोमोड्यूलेटर या इम्यूनो इंक्रीज करने वाली, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाली मेडिसिन हैं, काढ़े वगैरह या जो भी है, और वो आप काम में लीजिए तो आप इससे बचे रह सकते। रेडियो लेक सिटी में ये प्रोग्राम है फिट उदयपुर, और हमारे मेहमान है डॉक्टर श्रीराम शर्मा। डॉक्टर शर्मा, आपने बताया कि आयुर्वेद जो है स्वास्थ्य के रक्षण पर ज्यादा जोर देता है, और इसी सिलसिले में बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाए या बनाए रखने में काम करती हैं। और ये भी जिक्र हुआ कि च्यवनप्राश भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, और शुरू में जब कोविड-19 का बहुत ज्यादा भय हुआ तो च्यवनप्राश की बिक्री भी बढ़ गई। बताएं कि ये आयुर्वेद में सुझाई गई चीजें जिनमें च्यवनप्राश और दूसरी चीजें शामिल हैं, काढ़े भी, ये क्या वास्तव में हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं? निश्चित रूप से आयुर्वेद के अंदर रसायन औषधियों का वर्णन किया गया है, और रसायन औषधियां उनको कही गई है जो रसायन तु यज गेयम यज जरा व्याधि नाशनम, ये परिभाषा दी है कि रसायन का मतलब जो वृद्धावस्था को जल्दी आने से रोके, और जो ऐसी व्याधियां हैं जो अटैक करती है उनको रोकने के लिए जिन औषधियों का प्रयोग किया जाता है उनको रसायन औषधियां कहते हैं। तो च्यवनप्राश भी रसायन औषधियों के अंतर्गत आता है। गिलोय का भी आपने खूब नाम सुना होगा, और आयुष की गाइडलाइन के अंदर भी जो आयुष काढ़ा जो दिया गया उसके अंदर गिलोय, अश्वगंधा और अन्य चीजें उसके अंदर बताई गई हैं, तो उसमें भी गिलोय का नाम आया है। तो ये ऐसी औषधियां हैं जो आदमी के इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती है, उसको बढ़ाती है। तो अगर इनका हम नियमित रूप से, और यह भी मैं आपको बता देना चाहता हूं श्रोताओं को भी आपके माध्यम से, कि इन औषधियों को, जो रसायन औषधियां हैं, उनको नियमित रूप से आप सेवन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी सीजन आ रहा है, बीमार होने की संभावना है तो ही आप लें, नहीं। रसायन औषधियों को नित्य प्रति अपनी डाइट की तरह उसका यूज किया जा सकता है। जैसे च्यवनप्राश है, अश्वगंधा है, गिलोय है, ऐसी अनेक औषधियां, शतावरी है, मुलेठी है, ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं जिनको रसायन के रूप में नियमित रूप से आप सेवन करते हैं तो आपका स्वास्थ्य ठीक बना रहता है। डॉक्टर शर्मा, ये भी कहा जाता है कि आयुर्वेद में जो औषधियां सुझाई गई हैं या जो भी जड़ी बूटियों का वहां पर उल्लेख है, उनमें ज्यादातर मिलती नहीं है, और मिलती है तो उनमें मिलावट होती है। जैसे अश्वगंधा या आसगंध जिसे बोलते हैं, उसका वृक्ष सच में दुर्लभ है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सुझाई गई लेकिन मिलती नहीं है, तो उनका भी क्या कोई विकल्प होता है या मिलावट के तौर पर उनका प्रयोग कर लिया जाता है? नहीं सर, ऐसी बात तो नहीं है। जो आप प्रश्न कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें बहुत सच्चाई है,
मैं इसको नकार नहीं सकता, लेकिन जो सामान्यतया औषधियां अभी कोरोना के रूप में या रसायन का जैसे मैंने आपको वर्णन किया, उनमें जैसे आपने ही नाम बोला अश्वगंधा का, अश्वगंधा में सामान्यतया कोई मिलावट करते नहीं, क्योंकि हमारे ही राजस्थान से सटे हुए जो मध्य प्रदेश है और नीमच और इधर हमारे राजस्थान में भी बहुत लंबे चौड़े एरिए में अश्वगंधा की खेती की जाती है, इधर नागौर में खेती की जाती है, तो बहुतायत से अश्वगंधा पैदा होता है। तो संभवतया अश्वगंधा में गिलोय है, गिलोय भी बहुत पैदा होती है। ऐसी चीजों में मिलावट की संभावनाएं कम रहती है। मिलावट की संभावनाएं रहती है, जैसे गुग्गुल है, गुग्गुल बहुत कम पैदा होता है और बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है आयुर्वेद में, उसमें संभावनाएं रहती। ऐसे शिलाजीत है, उसमें संभावनाएं रहती। केसर है, उसमें संभावनाएं रहती। जो महंगी औषधियां हैं जो आयुर्वेद में प्रयोग की जाती हैं, उनमें मिलावट होने की संभावनाएं रहती है। बाकी सामान्य जो औषधियां हैं उनमें संभवतया कम संभावनाएं रहती है। डॉक्टर शर्मा, चूंकि लोग आयुर्वेद का नाम सुनते हैं, सम्मान भी करते हैं, लेकिन फिर भी इन दिनों वे लोग जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी बनी रहे और अच्छी रहे, उनको क्या क्या सुझाव देंगे? दैनिक जीवन में वो क्या कुछ खाए पिए जिससे उनका स्वास्थ्य बना रहे? निश्चित रूप से देखिए, अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही आपसे बात किया, आयुर्वेद के अंदर दिनचर्या का विधान है, रात्रिचर्या का विधान है, ऋतुचर्या का विधान है। तो हमारी दिनचर्या, जिस व्यक्ति की दिनचर्या व्यवस्थित होगी आयुर्वेद के अनुसार, उसको कब उठना है, कब उसको खाना है, कब उसको शौच जाना है, कब उसको स्नान करना है, अगर उसकी दिनचर्या व्यवस्थित, जिस व्यक्ति की दिनचर्या जितनी अच्छी होगी उतना ही वो स्वस्थ रहेगा। तो जैसा कि आपने कहा कि इन दिनों में कोविड से बचाव के लिए या जो भी मौसमी बीमारियां अभी इस ऋतु में होने वाली है, उसके लिए किस तरह से आदमी स्वस्थ रह सकता है, तो निश्चित रूप से सबसे पहले अभी जो वर्तमान हमारी लाइफ स्टाइल है, बहुत ज्यादा आराम पसंद जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो हमारा जीवन जीने का तरीका है, उसमें बदलाव लाना चाहिए। पहले समय में हर काम को हम अपने शारीरिक श्रम पर आश्रित रहते थे, जैसे महिलाएं दूर कुएं से पानी लेके आना, किसान लोग जो खेतों पे जाकर के काम करना, बच्चे लोग भी इस तरह से पैदल स्कूल जाना वगैरह वगैरह। लेकिन अब ये सारी चीजें दिनों दिन मशीनरी के युग में या आधुनिक युग में धीरे धीरे हमारा शारीरिक श्रम कमजोर होता जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम हमारी लाइफ स्टाइल में ये चीजें सम्मिलित करें जिससे हमारा शारीरिक श्रम बना रहे, अथवा आप एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, योग और प्राणायाम का भी इन दिनों में, चूंकि कोविड एक श्वसन संस्थान की व्याधि है और आपने देखा होगा कि लंबे समय तक हम लॉकडाउन से भी जुड़े रहे, उस समय भी लोगों का मानसिक स्वास्थ्य भी गिरा। तो दोनों को ही लाभ के लिए कि मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहे और शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक रहे। और जैसा कि कोविड मैंने बताया आपको कि श्वसन संस्थान की व्याधि है, तो इसमें प्राणायाम का बहुत अत्यधिक जो है रोल है। तो अगर हम दैनिक जीवन में प्राणायाम करते हैं अथवा शारीरिक श्रम से जिससे श्वास प्रश्वास की गति बढ़े, इस प्रकार के व्यायाम अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं। डॉक्टर शर्मा, आयुर्वेद में भोजन पर, जैसे हमारे यहाँ कहा भी गया है, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, भोजन और पानी या जो भी हम पीते हैं उस पर ज्यादा जोर दिया गया है। बताएं कि हमारे भोजन में क्या कुछ चीजें इन दिनों होनी चाहिए और कौन सी ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए? जी, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में ऋतुचर्या का बहुत अत्यधिक महत्व, जैसे दिनचर्या का सुबह उठने से लेकर सोने तक का क्या विधान होना चाहिए। इसी तरह से जो वर्ष भर में 6 ऋतुएं होती है, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद, ये 6 ऋतुएं वर्ष भर में होती है और इन ऋतुओं में 2-2 ऋतुओं का एक सीजन होता है, एक तरह से ये मान करके चलिए। तो इन ऋतुओं में जब भी ऋतु परिवर्तन का समय होता है, उस ऋतु परिवर्तन के समय में हम बीमार होने की संभावनाएं बहुत अत्यधिक बढ़ जाती है। जैसे अभी शरद ऋतु चल रही है, अभी जस्ट वर्षा ऋतु समाप्त हुई है और शरद ऋतु आने वाली है, तो ये ऋतु संधि काल कहा जाता है। और इस ऋतु संधि काल को आयुर्वेद में यमदृष्टा नाम दिया गया है। यमदृष्टा मतलब यमराज की दाढ़ें इसमें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो समझिए कि उसका कोप आपके ऊपर रहता है। और आपने भी ये देखा होगा, मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानती कि जैसे शरद ऋतु, अभी ये ऋतु डॉक्टरों के लिए सबसे कमाई का सीजन माना जाता है। इस ऋतु में बहुत अधिक लोग बीमार पड़ते हैं।
तो ऐसी ऋतुओं में हम बीमार ना हो, इसके लिए ऋतुचर्या का विधान है। तो अभी जो कि आपने एक वो लगा दिया प्रश्न में कि इस समय की जब अगर मैं बात करूंगा तो अभी शरद ऋतु चल रही है, और शरद ऋतु का जो दिनचर्या ऋतुचर्या जो होनी चाहिए, उस ऋतु में आपको क्या क्या ध्यान रखने चाहिए, ये आयुर्वेद में बताया गया है कि इस ऋतु के अंदर कोई भी गर्म चीजें नहीं लेनी चाहिए, है ना। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि अभी कोविड से बचाव के लिए जितने भी काढ़े वगैरह होते हैं हमारे, सौंठ, काली मिर्च, पीपल, गर्म पानी, ये सारी गर्म चीजें होती। तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो गर्म चीजें हमारे शरीर में अत्यधिक गर्मी ना कर दें। और ऐसे केस हमारे पास, चूंकि हम फिजिशियन है तो हमारे पास आते भी हैं ये शिकायत लेकर के, सर हमने ये काढ़ा पिया, ये कोविड की दवाई ली तो हमारे ऐसे हो गया। तो ये इस चीज का, अभी ये शरद ऋतु है, शरद ऋतु में वैसे ही स्वतः प्राकृतिक रूप से पित्त का प्रकोप होता है। आपने देखा होगा दिन में सूरज की गर्मी पड़ती तीखी और रात्रि ठंडी हो जाती है। तो ये एक विपरीत काल माना जाता है कि आप गर्मी और सर्दी, जिसे कहते हैं ना गर्मी शरद एक साथ नहीं सेवन करना चाहिए, विरुद्ध माना जाता है। तो इस ऋतु में दिन में गर्मी होती है, रात को ठंड हो जाती है। तो इस ऋतु के अंदर कोई भी ऐसी चीजों का सेवन ना करें जो गर्मी को बढ़ाने वाली हो, जिसमें त्रिकटु चूर्ण वगैरह या बहुत स्पाइसी चीजें हैं, तेज मिर्च मसाला वाली चीजें हैं, तली गली चीजें हैं, ये इस ऋतु में नहीं खाना चाहिए। ठीक है। आम व्यक्ति ये मानता है कि सर्दी में तो गर्म पदार्थों का सेवन करना ही चाहिए, जैसे चाय कुछ ज्यादा पी लेते हैं लोग, और कुछ नहीं तो गर्म चीजें जरूर खाते हैं, लेकिन आपका कहना है कि गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल, इस ऋतु में, शरद ऋतु में गर्म चीजें नहीं खा करके ठंडी चीजों का सेवन करना है। ठंडी का इट मीन्स ये भी नहीं समझे कि फ्रिज की चीज के लिए कह रहा हूं मैं, ठंडी का जो तासीर में ठंडी हो, जैसे आंवला है, अनार है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें। कभी जैसे हम इस ऋतु में आपने देखा होगा हमारे जैसे श्राद्ध निकले हैं अभी जस्ट, तो मीठा खाने का विधान है, मालपुए हैं या खीर है, इस तरह की चीजें जो मधुर हों, ऐसी चीजों का सेवन इस ऋतु में करना चाहिए। डॉक्टर शर्मा, आयुर्वेद का सच में सम्मान तो पूरे विश्व में है, लेकिन फिर भी जब आदमी खास तौर पे एकदम से बीमार होता है तो जाता वो एलोपैथी दवाई की शरण में ही है। आप बताएं कि कौन कौन सी ऐसी व्याधियां प्रमुख तौर पर हैं जिनका पुख्ता इलाज आयुर्वेद के पास मौजूद है? देखिए, आयुर्वेद के अंदर वैसे तो चूंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये चिकित्सा विज्ञान कम स्वस्थ बनाए रखने वाला विज्ञान ज्यादा है, लेकिन फिर भी ऐसी जो जटिल व्याधियां हैं जो इम्यून सिस्टम से, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की डिजीजेज है, जैसा कि स्किन डिजीज में आयुर्वेद में अगर अच्छे से चिकित्सा की जाए तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। हम लोग भी हमारे जहां मैं जिस हॉस्पिटल में बैठता हूं, मोती चौक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, वहां पर हम नियमित रूप से हमारे पास स्किन डिजीज के पेशेंट आते हैं, जिसमें सोराइसिस के विशेष रोगी होते हैं, और हमारे यहाँ पर अन्य राज्यों से भी रोगी हमारे पास आते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे जॉइंट्स की प्रॉब्लम हमारे लाइफ स्टाइल से बन जाती हैं, या इस तरह की बहुत सारी ऐसी व्याधियां हैं, वो जैसे सामान्यतया जो सिंपल व्याधियां, जैसे एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, आयुर्वेद से बहुत अच्छा उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी व्याधियां हैं जो आयुर्वेद से ठीक हो सकती हैं। जी, आप बताएं कि आयुर्वेद के अनुसार आपकी दिनचर्या हो सके, इसके लिए क्या कुछ सुझाव देंगे, और खास तौर पर उन लोगों को जो लोग सच में कार्यस्थल पर काफी समय गुजारते हैं, जैसे कोई व्यक्ति 8 घंटे 7 घंटे ऑफिस में काम कर रहा है, हो सकता है ज्यादातर समय उसे बैठना पड़े, या कोई व्यक्ति पेशे से कोई सिलाई का कार्य कर रहा है या अध्यापक है, तो हो सकता है उन्हें बैठना पड़े या खड़ा रहना पड़े लंबे समय तक। तो आप जो दिनचर्या कह रहे हैं, हो सकता है वो पालन ना हो पाए, तो ऐसे लोगों को क्या उपाय बताएंगे जिससे वे आयुर्वेद की जो जीवनचर्या उसका पालन कर सके और स्वस्थ रह सके? देखिए, जहां तक हम दिनचर्या की बात करते हैं तो वो तो एक शेड्यूल बना हुआ है कि आपको इस तरह से, वो उस समय की परिस्थितियों को लेकर के बनाया गया था। लेकिन जैसा कि आपका प्रश्न है कि ऐसे बहुत सारे लोग जिनको बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है, बहुत ज्यादा अपना काम की वजह से उनको बहुत सिटिंग करनी पड़ती है, तो ऐसे व्यक्तियों को उस जॉब से संबंधित, जैसे बहुत लंबे समय तक अगर सिटिंग का काम है तो आप बीच बीच में थोड़ी सी देर के लिए आप उठ जाइए, थोड़ा हाथों को घुमा सकते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हैं, थोड़ा बॉडी को रिलैक्स दे सकते हैं। या आपका पोस्चर गलत है लंबी सिटिंग में तो उसका ध्यान रखना चाहिए आपको। अधिकतर आपने देखा होगा जो कंप्यूटर पे काम करने वाले हैं बिल्कुल झुक करके बैठ जाते हैं। तो हमने देखा है कि हमारे हॉस्पिटल में अर्ली एज के बच्चे जो जिनको की डिफॉर्मेटिक चेंजेस ओल्ड एज में आनी चाहिए लंबर रीजन में,
वो अर्ली एज में आने लग जाते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, लंबर पेन की उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो जो आप बता रहे हैं कि उनको लंबे समय तक सिटिंग के कारण ही, तो उसमें सबसे जो चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि आपका पोस्चर करेक्ट होना चाहिए। और ये हम ही नहीं, ये जो मॉडर्न साइंस वाले हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि आपका पोस्चर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो पोस्चर पर आप ध्यान दें, लंबी सिटिंग ना करें कि आपको 3 घंटे बैठना है तो बीच बीच में आप थोड़ी देर के लिए बॉडी को रिलैक्स दे सकते हैं, और आजकल जितनी भी कंपनियां हैं वो भी इस बात की इजाजत देती हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी जगहों पर कंपनियां भी नियमित योगा सेशन करवाती है, उनको गाइड करती हैं कि आप अपने जीवन में योग का सेशन आप रेगुलर रूप से काम में लीजिए। इसके अतिरिक्त खान पान में आप जो फास्ट फूड वगैरह है, जो इस तरह की चीजें, जंक फूड है, जो कि इन चीजों को और ज्यादा बढ़ाने की उसमें रहते हैं, तो उनसे आपको बचाव करना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रख करके आप इनसे बच सकते हैं। डॉक्टर शर्मा, जाते जाते आपसे जानना चाहूंगा कि प्रातः काल की बात करते हैं। प्रातः काल जब सब लोग उठते हैं तो हमारे यहाँ पर अब लगभग तय है कि उठते ही सबसे पहले एक प्याला चाय हर व्यक्ति मांगता है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो। और उसके बाद नाश्ता क्या करना है वो भी अलग अलग तरह से बनाया जाता है। बताएं कि सुबह की दिनचर्या एक व्यक्ति की आपके हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से क्या होनी चाहिए? सुबह वो क्या खाए, क्या पिए? देखिए, सबसे पहले तो आयुर्वेद की जहां पर हम बात करें तो सबसे पहले आयुर्वेद में जो शुरुआत की दिनचर्या में वहां लिखा है उन्होंने, ब्राह्ममुहूर्त उत्तिष्ठेत जीर्णा जीर्ण निरूपयन रक्षार्थम आयुषः स्वस्थो जात वेग समुत्सर्जेत। यहां से उन्होंने दिनचर्या की शुरुआत की कि ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब ब्राह्म मुहूर्त का मतलब ये होता है सूर्योदय से 2 से 3 घंटे पहले। अर्थात आप ये मान के चलिए कि जैसे अलग अलग ऋतुओं में सूर्योदय का समय अलग होता है, तो उससे पहले 2 से 3 घंटा आप निर्धारित करें। सुबह का 4 बजे मान लीजिए। 4 बजे ये नहीं तो आप 5 बजे ये तो असंभव है जी। 5 बजे आप उठ जाइए। लेकिन सूर्योदय से पहले अगर आप उठते हैं तो बहुत सारे उसके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। आपको उस समय का जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बढ़ा रहता है, इस पर भी बड़ा बातें की जा सकती है। तो वो सारी चीजें जल्दी आपको उठना चाहिए। तो सबसे पहले बात तो उठने की आती है। उसके बाद दूसरी बात जो है आती आयुर्वेद में दिनचर्या को लेकर के, उष्यपान जिसको बोलते हैं, कि सबसे पहले उठते ही आप जो रात्रि काल का, अगर आप उसको तांबे के पात्र में जिस पानी को भर करके रखते हैं वो अच्छी बात है, नहीं तो सिंपल प्लेन टेम्परेचर का पानी, ऐसा नहीं गर्म पानी पिए आप, जो प्लेन पानी है, सिंपल पानी, उष्यपान, वो पानी पीना चाहिए। यानी सुबह उठते ही सबसे पहले आपको पानी पीना चाहिए। पानी और इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? इसकी मात्रा भी हमारे यहाँ निर्धारित की 3% की मात्रा बताई, मतलब आप 250 से 300 ml, इससे अधिक नहीं। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि साहब 2 जग पानी पी जाते हैं। हाँ, तो वो बिल्कुल हमारे आयुर्वेद की दृष्टि से, हो सकता है किसी पैथी ने उनको इजाजत दी हो, लेकिन आयुर्वेद का होने के नाते मैं कभी भी अत्यधिक पानी पीने की बात नहीं कहूंगा। 3% का मतलब 1 गिलास पानी। फिर थोड़ी देर बाद अगर आपको प्यास लगती तो आप 10 गिलास पीजिए ना, मना नहीं कर रहा, लेकिन पहली बार में आपको सिर्फ 1 गिलास पानी पीना चाहिए। और उसके बाद फिर थोड़ी देर, जैसे आपको शौच की अगर इच्छा होती है तो शौच के लिए जाना चाहिए। ये सुबह उठने की दिनचर्या को लेकर के। उसके बाद शौचादि से निवृत्ति के बाद, जैसा आपने चाय की बात की, तो ठीक है, अब हमारी उस जमाने में चाय नहीं हुआ करती थी, और अब इतनी ये हमारे एडिक्ट हो गए, हम कह दीजिए, या हमारी दिनचर्या में सम्मिलित हो गई, तो मैं उसके लिए ना नहीं करूंगा। चाय ले सकते हैं आप, चाय पी, और चाय पीने के बाद में फिर जो है मैं बहुत ही जोर दे करके आपके माध्यम से श्रोताओं को कहना चाहूंगा कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और बीमार नहीं होना चाहते, तो आप ये जीवन का नियमित रूप से, जिस तरह से आप मोबाइल को चार्ज करते हैं 24 घंटे में एक बार, उस तरह से इस बॉडी को भी चार्ज करना पड़ेगा, अगर इसको दिन भर चलाना है तो। और अगर आपने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और ये चार्ज किससे होती है? वर्कआउट से। आप योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, दौड़ने जाइए, घूमने जाइए, जिम कीजिए, XYZ, लेकिन इस शरीर के लिए 24 घंटे में से 1 घंटा अगर आपको स्वस्थ रहना है तो निकालना पड़ेगा। नहीं तो फिर बाजार में खूब सारी दवाइयां मिलती है, बीपी की दवाई लेना शुरू कर दीजिए, शुगर की दवाई लेना शुरू कर दीजिए, जॉइंट्स प्रॉब्लम की दवाई लेना शुरू कर दीजिए। जी, आपको चुनना है, दवाई खानी है या बिना दवाई के आपको जीना है, ये आपकी चॉइस के ऊपर। अगर आप बिना दवा के जीना चाहते हैं और बिना दवा के जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो 1 घंटा जिस तरह से मोबाइल को चार्ज करना है उस तरह से शरीर को चार्ज कीजिए। तरीके अनेक हो सकते हैं, कोई से भी प्लग में आप लगाइए, लेकिन
1 घंटा चाहिए। जी डॉक्टर शर्मा, चूंकि कार्यक्रम जिस समय प्रसारित हो रहा है ये तो शाम का समय, थोड़ा सा ये भी बताइए कि हमारी शाम का भोजन या शाम की चर्या क्या हो। सबसे बड़ा जो गलती हम करते हैं शाम के टाइम पे, उसी में मैं चर्चा करूं समय का ध्यान में रखते हुए। शाम का भोजन कब करें, ये एक मोटा विषय शाम के टाइम पर आता है। तो मेरा ये निवेदन है कि जो जैनियों के अंदर एक उनकी धर्म के अंदर एक व्यालू के नाम से एक उन्होंने सिद्धांत बना रखा है कि सूर्यास्त से पूर्व भोजन करने का, मैं उसको बहुत एप्रिशिएट करता हूं कि वो जो सिद्धांत बनाया है वो ठीक है, उनके धार्मिक मान्यता के आधार पर होगा, लेकिन वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उचित है। और आधुनिक विज्ञान के, मॉडर्न साइंस वाले भी, एलोपैथी डॉक्टर्स भी इस बात को जोर देकर के कहते हैं कि आपका खाना सोने से 3 घंटे पहले हो जाना चाहिए, ताकि स्टमक खाली हो जाए और आप पूरी तरह से पानी वगैरह पी सकते हैं, ताकि आप नींद में फिर किसी तरह का आपको दखल ना हो। तो आप 10 बजे अगर सोते हैं तो उससे 3 घंटे पहले का मतलब 7 बजे, या 11 बजे सोते हैं तो 8 बजे। तो मोटे तौर पर 7 से 8 का जो समय है, उस समय पे तो कम से कम आदमी को भोजन कर ही लेना चाहिए। और शाम का भोजन हल्का होना चाहिए, है ना। प्राय आपने देखा होगा कि जो उनको सुबह की भागदौड़ रहती है, टिफिन लेके जाते हैं, तो सुबह तो जैसे जैसे करके हल्का फुल्का लेते हैं खाना, और शाम को आते फिर हेवी डाइट लेते हैं। तो ये भी, इससे भी बचने की कोशिश करना चाहिए। शाम की डाइट तो हमारी बिल्कुल लिक्विड हो, और इवन मैं तो कहता हूं हमारी ट्रेडिशनल जो रेसिपी है, जिनमें राब है, दलिया है, खिचड़ी है, ये ऐसी चीजों को हमारे रसोई में सम्मिलित करना चाहिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो, बजाय कि हम बाजार में जाकर के जंक फूड, बर्गर, पिज्जा, आलू, पता नहीं क्या क्या, टिकिया वगैरह, और आजकल तो खूब चाइनीज फूड और पता नहीं कॉन्टिनेंटल, कितने तरह के फूड जो मार्केट में आते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है, उनसे बच करके, और घर की जो हमारी ट्रेडिशनल चीजें, जो हमारे दादा नानी के टाइम से जो हमारी रेसिपी है, और वो सब साइंटिफिक है और वो आयुर्वेद से ही हमारी रसोई में आई है, उनका सेवन ज्यादा से ज्यादा हम बच्चों को सिखाएं, हम खुद करें, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं।